हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद हमज़ा। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा आप लोग भी कर लें, ताकि आप लोगों को भी इस कोर्स से रिलेटेड तमाम अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप स्क्रिप्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे और सीखेंगे, जो कि है फंक्शंस। तो प्रोग्रामिंग में फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलें दोस्तों, अब चलते हैं और देखते हैं कि ये फंक्शंस होते क्या हैं और इनको हम लोग यूज़ किस तरह से करते हैं और इनका प्रोग्रामिंग में काम क्या है। तो फंक्शंस, अ टाइपस्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। उसके बाद अ टाइपस्क्रिप्ट फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन समथिंग इन्वोक्स इट, कॉल्स इट। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अ टाइपस्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि हम लोग किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए फंक्शन बनाते हैं। अब ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब किसी भी तरह का कोई भी कोड, चाहे वो एक लाइन का कोड हो, चाहे वो 100 लाइन्स ऑफ कोड हो, तो उसे हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं। मीन्स आप कोड के थ्रू कोई भी एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हो, या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो, या किसी भी तरह की लॉजिक बना रहे हो, तो ये सारा का सारा काम हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं। तो डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, जो कि हम लोग किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाते हैं। उसके बाद अ टाइपस्क्रिप्ट फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन समथिंग इन्वोक्स इट, कॉल्स इट। तो ये जो फंक्शंस होते हैं, ये जब ही एग्जीक्यूट होते हैं जब कोई इन्हें इन्वोक, यानी जब कोई उस फंक्शन को कॉल करवाएगा तब ही वो एग्जीक्यूट होगा। उससे पहले वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब रन नहीं होगा। तो उसके अंदर हम लोग जो भी टास्क परफॉर्म करवा रहे हो, कोई भी ऑपरेशन करवा रहे हो, वो जब ही एग्जीक्यूट होगा जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। उससे पहले भले आपने फंक्शन बनाया हो, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूट वो जब ही होगा जब हम उसको कॉल करवा रहे होंगे। तो चलें आगे चलते हैं और फंक्शन की एग्जांपल देखते हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन की एग्जांपल बनाई हुई है, और ये फंक्शन क्या काम कर रहा है। इस फंक्शन के अंदर हम लोग किसी भी दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग अपने फंक्शन का सिंटैक्स बनाते हैं, मींस उसको क्रिएट करते हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं और टाइप स्क्रिप्ट के फंक्शन बनाने का सिंटैक्स भी देखते हैं कि किस तरह से हम लोग अपने फंक्शन को क्रिएट करते हैं, किस कीवर्ड को यूज करते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग समझते हैं। तो चलें आगे चलते हैं। तो यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन सिंटैक्स। अब ये सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स मतलब, तो प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स का मतलब हम लोग कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी काम करने का तरीका। मतलब जैसे कि हम लोग कोई फंक्शन बना रहे हैं, तो फंक्शन बनाने का पूरा एक प्रोसेस होता है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसी चीज को हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट के फंक्शंस का क्या सिंटैक्स है, उसको हम लोग किस तरह से क्रिएट करते हैं या किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर अ टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन इज डिफाइंड विद द फंक्शन कीवर्ड फॉलोड बाय अ नेम फॉलोड बाय पेरेंथेसिस। उसके बाद द पेरेंथेसिस में इंक्लूड पैरामीटर नेम्स सेपरेटेड बाय कॉमास। फिर द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द फंक्शन इज प्लेस इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अ टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन इज डिफाइंड विद द फंक्शन कीवर्ड, कि जब भी हम लोग टाइप स्क्रिप्ट के किसी भी फंक्शन को क्रिएट कर रहे हो या डिफाइन कर रहे हो, तो सबसे पहले हम एक कीवर्ड को यूज करते हैं जो कि है फंक्शन। तो इस कीवर्ड के थ्रू हम लोग टाइप स्क्रिप्ट के अंदर अपने फंक्शंस को क्रिएट कर रहे होते हैं। उसके बाद फॉलोड बाय नेम, फंक्शन का नाम लिखते हैं हम लोग, और उसके बाद पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं। द पैरेंथेसिस में इंक्लूड पैरामीटर नेम्स सेपरेटेड बाय कॉमा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो पैरेंथेसिस है मतलब राउंड ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम लोग अपने पैरामीटर्स बनाते हैं, मतलब पैरामीटर्स के नाम को लिखते हैं। और अगर हमें एक से ज्यादा पैरामीटर बनाने हो तो हम लोग उनको कोमा से सेपरेट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक पैरामीटर बना हुआ है पैरामीटर 1 के नाम से, उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद पैरामीटर 2 के नाम से एक पैरामीटर, फिर उसके बाद कॉमा। और इसी तरह से आप लोग जितने मर्जी उतने पैरामीटर्स बना सकते हैं, और उनको सेपरेटेड बाय कॉमास। और उसके बाद द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द फंक्शन इज प्लेस इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स। तो पैरेंथेसिस के बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमें जो भी कोड एग्जीक्यूट करवाना होता है अपने फंक्शन के थ्रू, तो उस कोड को हम लोग अपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है फंक्शन बनाने के लिए? हम लोग सबसे पहले फंक्शन के कीवर्ड को लिखेंगे, फिर उसके बाद फंक्शन के नाम। तो वो आप लोग अपनी मर्जी से लिख सकते हैं कोई भी नाम, लेकिन हमेशा मीनिंगफुल नाम रखा करें।
क्योंकि आगे चलकर जब हम लोग टीम वर्क कर रहे होंगे तो काफी सारे लोग आपका कोड देख रहे होते हैं और उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो तभी हमेशा हमें अपने फंक्शंस का नाम मीनिंगफुल रखना चाहिए, ताकि हमें नाम पढ़ के ही पता चल जाए कि इस फंक्शन का काम क्या है। फिर फंक्शन का नाम लिखने के बाद हम लोग पैरेंथेसिस लगाते हैं, और इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग अपने पैरामीटर्स बनाते हैं, मतलब उनके नाम लिखते हैं। और फिर राउंड ब्रैकेट्स के बाद कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग अपना कोड लिखते हैं, जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट करवाना हो, यानी कोई भी काम हम लोग जो अपने फंक्शन के थ्रू करवाना चाहते हैं उसको हम लोग अपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो चलें इस पूरे के पूरे सिंटेक्स की हम लोग एग्जांपल भी देखते हैं, ताकि आप लोगों को और भी बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले फंक्शन के कीवर्ड को लिखा, उसके बाद फंक्शन का नाम जो कि मैंने रखा है नेम, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, और यहाँ पर मैंने दो पैरामीटर्स बना दिए। तो सबसे पहले पैरामीटर 1 के नाम से एक पैरामीटर बनाया, उसके बाद कॉमा, और फिर उसके बाद एक और पैरामीटर 2 के नाम से एक पैरामीटर बना दिया। राउंड ब्रैकेट्स क्लोज, और फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। और यहाँ पर मैंने कमेंट भी बनाया हुआ है, जो भी टास्क हमें परफॉर्म करवाना हो अपने फंक्शन के थ्रू, उसको हम लोग अपने फंक्शंस के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग अपने फंक्शंस का सिंटेक्स बनाते हैं। सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया, फिर उसके बाद फंक्शन का नाम, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर्स के नाम, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग अपने कोड को लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो चलें आगे चलते हैं। फंक्शंस, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। अगर आप लोगों ने फंक्शंस के पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स को समझ लिया, मींस इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और इन दोनों का काम क्या है, अगर आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, तो समझें आपके फंक्शंस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलें आए देखते हैं कि ये दोनों क्या चीजें हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो फंक्शन पैरामीटर्स आर लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन। उसके बाद फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यूज रिसीव्ड बाय द फंक्शन व्हेन इट इज इन्वोक्ड। और फिर क्या कह रहे हैं, इनसाइड द फंक्शन द आर्ग्यूमेंट्स द पैरामीटर्स बिहेव एज लोकल वेरिएबल्स। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि फंक्शंस के जो पैरामीटर्स होते हैं उनको हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन करते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको बताया कि हम लोग अपनी पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर्स के नाम लिखते हैं, और फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि फंक्शन पैरामीटर्स आर लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन। उसके बाद फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यूज रिसीव्ड बाय द फंक्शन व्हेन इट इज इन्वोक। फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो बेसिकली एक वैल्यूज होती हैं। जब भी हमारा फंक्शन इन्वोक्ड यानी कॉल किया जाए, उस टाइम पर जो हमारा फंक्शन वैल्यूज रिसीव कर रहा होता है उससे हम लोग आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि ये जो पैरामीटर्स हैं उसको हम लोग अपने फंक्शंस के पैरेंथेसिस के अंदर तो लिखते हैं, लेकिन वो जब हम लोग अपने फंक्शन को क्रिएट कर रहे होते हैं तब हम लोग अपनी पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स के नेम को डिफाइन करते हैं। उसके बाद जब हम लोग ने अपना पूरा का पूरा फंक्शन बना लिया, फिर जब हमें अपने उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो कॉल करते हुए जो भी हम लोग अपने फंक्शंस को वैल्यूज पास कर रहे होंगे उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। तो यहां पर मैंने क्या बताया कि जब भी हम लोग अपने फंक्शन को क्रिएट कर रहे होते हैं, मतलब बना रहे होते हैं, तो हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स को बनाते हैं। उसके बाद जब अपने फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो हम लोग आर्ग्यूमेंट्स यानी वैल्यूज पास कर रहे होते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग कहीं पर नोट कर लें कि पैरामीटर्स हम लोग कब बनाते हैं, जब भी अपने फंक्शन को क्रिएट कर रहे हो तो पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग अपने पैरामीटर्स के नेम को लिखते हैं। फिर उसके बाद जब हम लोग ने अपना पूरा का पूरा फंक्शन बना लिया, अब जब उसको कॉल करने की बारी आती है तो हम लोग जो भी वैल्यूज अपने फंक्शन को पास कर रहे होते हैं वो भी हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर ही करते हैं, यानी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ही करते हैं। लेकिन फंक्शन को कॉल करते हुए उन वैल्यूज को हम लोग आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। फंक्शन को क्रिएट करते हुए पैरामीटर्स, और फिर उसके बाद फंक्शन को कॉल करते हुए आर्ग्यूमेंट्स। तो ये सिंपल सी इन दोनों की डेफिनेशन है और डिफरेंस है। और फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, इनसाइड द फंक्शन द आर्ग्यूमेंट्स द पैरामीटर्स बिहेव एज लोकल वेरिएबल्स। यानी फंक्शंस के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स या जो पैरामीटर्स होते हैं ये लोकल वेरिएबल्स की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। अब ये लोकल वेरिएबल्स क्या है, लोकल वेरिएबल्स का मतलब ये वेरिएबल्स सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर के लिए होते हैं। मतलब हम अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर इन लोकल वेरिएबल्स को ग्लोबली यूज नहीं कर सकते। जिसको क्रिएट करते हुए हम लोग ने पैरामीटर्स बनाए थे, उसी के अंदर ही हम लोग इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं।
तो इसीलिए इनको लोकल वेरिएबल्स कहा जाता है। तो चलें आगे चलते हैं और पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स की हम लोग एग्जांपल भी देखते हैं ताकि आप लोगों को और भी बेहतर तरीके से समझ आ जाए। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पर इस एग्जांपल के अंदर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैंने फंक्शन के कीवर्ड को यूज किया है और उसके बाद मैंने अपने फंक्शन का नाम रखा है सम। फिर उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, मैंने दो पैरामीटर्स बनाए, एक का नाम है एक्स और एक का नाम है वाई। तो ये दोनों मेरे पैरामीटर्स हैं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने अपने इन दोनों पैरामीटर्स को क्या किया, सम करवा दिया। तो इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, हम लोग ने इसके अंदर दो पैरामीटर्स बनाए हैं, तो इसका मतलब जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो इस फंक्शन के अंदर हमें दो आर्गुमेंट्स पास करनी होंगी, यानी दो वैल्यूज को पास करवाना होगा इस फंक्शन के अंदर। और फिर उसके बाद ये क्या करेगा, उन दोनों वैल्यूज को सम कर देगा और जो भी उसका रिजल्ट होगा वो हमें रिटर्न कर देगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपने फंक्शन को इन्वोक करवा दिया, फंक्शन का नाम लिखा और इन पेरेंथेसिस के अंदर अब जो मैंने दो वैल्यूज पास करवाई हैं इन दोनों को हम लोग आर्गुमेंट्स कहते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं। तो कॉल करवाते हुए जब भी हम लोग वैल्यूज पास करते हैं उनको हम लोग आर्गुमेंट्स कहते हैं। लेकिन ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ऊपर हम लोग अपने फंक्शन को क्रिएट कर रहे थे, तो उन पैरेंथेसिस के अंदर मैंने पैरामीटर्स बनाए थे। इसका मतलब जब भी हम लोग अपने सम वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, इसको हमें कंपलसरी दो वैल्यूज यानी दो आर्गुमेंट्स पास करने होंगे। तो तभी मैंने यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन का नाम राउंड ब्रैकेट्स और उसके अंदर मैंने दो वैल्यूज यानी दो आर्गुमेंट्स पास करवा दिए। अब ये जो थ्री वाली वैल्यू है ना, ये जाकर कहां पर सेव हो जाएगी, ये जाकर इस एक्स वाले पैरामीटर यानी लोकल वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगी। उसके बाद कॉमा लगाकर जब मैंने सेकंड वैल्यू दी है फोर की, ये जाकर हमारे इस वाई वाले पैरामीटर के अंदर सेव हो जाएगी। मैंने यहां पर क्या कहा, एक्स प्लस वाई, मतलब मैंने अपने दोनों पैरामीटर्स का नाम लिखा। अब एक्स के अंदर कौन सी वैल्यू सेव है, थ्री की, और वाई के अंदर कौन सी वैल्यू सेव है, फोर की। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 + 4 = 7। तो गाइज उम्मीद करता हूं यहां पर आप लोगों को पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो चलें गाइज अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो यहां पर मैंने टाइप स्क्रिप्ट के फंक्शंस की कुछ बेसिक टाइप्स को डिफाइन किया हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, नेम फंक्शन, एनमॉइस फंक्शन, एरो फंक्शन। वैसे तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर तकरीबन 4 या 5 टाइप्स हैं हमारे फंक्शंस की, लेकिन अभी के लिए मैंने यहाँ पर अपने फंक्शंस की बेसिक और मेन टाइप्स को डिफाइन किया हुआ है, जिनमें सबसे पहले नेम फंक्शन, उसके बाद एनमॉइस फंक्शन और उसके बाद एरो फंक्शन। तो चलें दोस्तों आगे चलते हैं और इन तीनों फंक्शंस की एग्जांपल्स को देखते हैं कि ये तीनों फंक्शंस किस तरह से काम कर रहे होते हैं और इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपने तीनों टाइप्स के फंक्शंस की एग्जांपल्स और एक शॉर्ट डेफिनेशन भी डिफाइन की हुई है। तो सबसे पहले नेम फंक्शंस, जो कि एक ट्रेडिशनल वे है फंक्शंस बनाने का। दिस टाइप रिसीव अ नेम फॉर द फंक्शन डिक्लेरेशन। तो ये जो हमारी टाइप है, इसके थ्रू हम लोग जब भी फंक्शन को क्रिएट कर रहे होते हैं तो फंक्शन के नेम के थ्रू उसको डिक्लेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसकी एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसा कि सबसे पहले फंक्शन के कीवर्ड को यूज किया और फिर उसके बाद फंक्शन का नाम। ये जो मैंने माय फंक्शन लिखा है, ये मैंने अपने फंक्शन का नाम लिखा है। और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, और अब मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही पैरामीटर को बनाया है जिसका मैंने नाम रखा है टेक्स्ट। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपना कोड लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या कोड लिखा है, मैंने यहाँ पर इसको बोला कि भाई यहाँ पर जो एक पैरामीटर बना हुआ है टेक्स्ट के नाम का, जो कि एक लोकल वेरिएबल की तरह बिहेव करता है। अब जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाए, उसके अंदर कोई भी वैल्यू या कोई स्ट्रिंग या कोई भी मैसेज या किसी का नाम कुछ भी पास किया जाए उस फंक्शन को, तो तुम सिंपली क्या करना, console.log के थ्रू उस आर्ग्यूमेंट को यानी जो भी वैल्यू पास करते हुए मिलेगी हमारे फंक्शन को, उसको तुम यहाँ पर प्रिंट करवा देना। तो मैंने यहाँ पर अपने फंक्शन को कॉल करवाते हुए एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा पास करवा दिया और उसके अंदर मैंने क्या लिखा, कोड विद हमजा। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग ने अपने फंक्शन को कॉल करवाया, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद हमें क्या आउटपुट मिलेगा, कोड विद हमजा। तो इस तरह से हम लोग अपने नेम फंक्शंस को बनाते हैं। उसके बाद एनमॉइस फंक्शन, विदाउट नेम, इसको हम लोग बगैर नाम के बनाते हैं। दिस टाइप डजंट रिसीव एनी नेम फॉर डिक्लेरेशन, इंस्टेड द फंक्शन विल बी असाइंड टू अ वेरिएबल फॉर इन्वोकिंग। ये वाली जो हमारी टाइप है, ये कोई भी नाम रिसीव नहीं करती फंक्शंस को डिक्लेयर करने के लिए, लेकिन हम लोग अपने फंक्शंस को एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर देते हैं ताकि हम लोग उस फंक्शन को इन्वोक कर सकें, यानी कॉल करवा सकें उस वेरिएबल के नाम के थ्रू। और यहाँ पर इसकी एग्जांपल भी आप लोग देख सकते हैं। मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन के कीवर्ड को यूज नहीं किया, मैंने क्या किया है, लेट के कीवर्ड को यूज किया है। तो लेट का कीवर्ड क्या करता है,
एक वेरिएबल बनाता है, और उस वेरिएबल का नाम मैंने क्या रखा, माय फंक्शन रखा। उसके बाद इज इक्वल्स टू क्या करता है, असाइन करता है। मैंने इसको क्या असाइन कर दिया, एक फंक्शन असाइन कर दिया। मतलब मैंने अपने माय फंक्शन वाले वेरिएबल के अंदर एक फंक्शन को असाइन कर दिया। अब यहां पर आप लोग देखें मैंने अपने फंक्शन को किस तरह से क्रिएट किया है। मैंने फंक्शन का कीवर्ड तो लिखा, लेकिन उसके बाद मैंने कोई भी फंक्शन का नाम नहीं लिखा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, फंक्शन के कीवर्ड के बाद हम लोग अपने फंक्शन का नाम लिखते थे, और फिर राउंड ब्रैकेट्स और फिर कर्ली ब्रैकेट्स। लेकिन यहाँ पर मैंने डायरेक्टली फंक्शन के कीवर्ड को यूज किया, और उसके फौरन ही बाद मैंने पैरेंथेसिस लगा दिया, और उन पैरेंथेसिस के अंदर एक पैरामीटर भी बना दिया जिसका मैंने नाम रखा है टेक्स्ट। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने अपना कोड डिफाइन कर दिया console.log। उसके बाद हम लोग अपने इस एनएनमोस फंक्शन को उसी वेरिएबल के नाम से इन्वोक यानी कॉल करवा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, माय फंक्शन जो कि एक वेरिएबल का नाम है, हम लोग इसी वेरिएबल के नाम के थ्रू ही अपने इस फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, अपने वेरिएबल का नाम लिखा, राउंड ब्रैकेट्स, और उसके अंदर मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करवा दिया जिसमें मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर मुझे क्या आउटपुट मिलना चाहिए, जैसे ही हम अपने इस फंक्शन को रन करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड। तो हम लोग अपने फंक्शन की इस वाली टाइप को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। उसके बाद एरो फंक्शन, वन लाइन फंक्शन, जिसको हम लोग वन लाइन फंक्शन भी कहते हैं। एरो फंक्शंस आर बीन इंट्रोड्यूस इन द ES6 वर्जन। ES6 वर्जन, ये एक वर्जन बता रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट का। ये जो हमारे एरो फंक्शंस थे वो ES6 वर्जन के अंदर इंट्रोड्यूस हुए थे। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इट इज यूज टू शॉर्टन द कोड। तो ये जो एरो फंक्शंस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको हम लोग वन लाइन फंक्शन भी अपने कोड को शॉर्ट करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर तो मेरे पास जगह नहीं थी, तो तभी मैंने यहाँ पर दो लाइनों में ही लिख दिया है। तो आप लोग कहेंगे कि सर ये तो वही दो लाइनों में आ रहा है, वन लाइन तो हुआ ही नहीं। तो क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं थी, तो तभी मैंने यहाँ पर दो लाइनों के अंदर अपने फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। लेकिन आप लोग एरो फंक्शंस को यूज करते हुए एक वन लाइन फंक्शन भी बना सकते हैं। मतलब यही console.log ये सारा का सारा काम अपने स्कली ब्रैकेट्स के आगे ही, और फिर उसके बाद उसी लाइन में ये स्कली ब्रैकेट को क्लोज कर दें, और नीचे नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट लाइन में आकर उस फंक्शन को कॉल करवा दें। तो गाइज ये थी हमारी टाइप स्क्रिप्ट की कुछ बेसिक्स टाइप्स, और साथ ही साथ हम लोग ने इन तीनों की एग्जांपल्स को भी देख लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इन तीनों के बीच का डिफरेंस और इन तीनों के यूजेस का पता चल गया होगा, और इन तीनों टाइप्स को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं और इनका क्या काम है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो चलें गाइज अब आगे चलते हैं। वाई फंक्शंस। अब फंक्शंस को हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर यूज क्यों करते हैं भाई, और क्यों ये फंक्शंस का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो देखते हैं यहाँ पर, विथ फंक्शंस यू कैन रीयूज कोड। अच्छा भाई ठीक है, यू कैन राइट कोड दैट कैन बी यूज्ड मेनी टाइम्स, ओके हो गया। यू कैन यूज द सेम कोड विथ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स टू प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स। हाँ भाई ये हुई ना काम की बात। तो चलें गाइस मैं आपको समझाता हूँ कि फंक्शंस के थ्रू हम लोग अपने कोड को रीयूज कर सकते हैं। मतलब जैसा कि अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसा काम है या कोई भी ऐसा टास्क है जिसको हम लोग बार बार रिपीटिवली यूज कर रहे होंगे, तो वो काम हम लोग अपने फंक्शंस के थ्रू करते हैं। एक फंक्शन बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग सारा का सारा काम उसके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एक ही बार डिफाइन कर देते हैं। और फिर जब भी हमें वो टास्क परफॉर्म करना हो या वो काम करवाना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखते हैं और उस फंक्शन को कॉल करवा देते हैं। जैसा कि यहाँ पर सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ भी है, यू कैन राइट कोड डेट कैन बी यूज मेनी टाइम्स। तो हम लोग उस कोड को जितनी दफा भी हम चाहें उतनी दफा हम लोग यूज कर सकते हैं। कोड हम लोग सिर्फ एक ही बार फंक्शन को क्रिएट करते हुए बनाएंगे, उसके बाद हमें वो सारा का सारा कोड लिखने की दोबारा जरूरत नहीं होगी। हम लोग उसी कोड को उस फंक्शन का नाम लिखकर हम लोग वो सारा का सारा काम करवा सकते हैं। उसके बाद ये जो थर्ड पॉइंट है, ये सबसे मेन पॉइंट है, यू कैन यूज द सेम कोड विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स टू प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स। हम लोग अपने सेम कोड को डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, मतलब अलग अलग वैल्यूज को यूज करते हुए हम लोग डिफरेंट रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चलें क्यों ना मैं आप लोगों को इस वाले पॉइंट की एक रियल लाइफ एग्जांपल की प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ। यहाँ पर एक फोल्डर बनाया हुआ है फंक्शंस के नाम का, इसको मैं यहाँ पर CMD, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कोड स्पेस डॉट एंटर। और यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ main.ts के नाम से। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन या वेबसाइट की एग्जांपल देता हूँ। उसमें हम लोग अपने काफी सारे प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं।
तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन के अंदर ये जो बिल बनाने वाला प्रोसेस है ये बार बार परफॉर्म हो रहा होगा, तो इसका मतलब मुझे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज का रिजल्ट चाहिए होगा। तो ये काम करने के लिए हम लोग फंक्शन बनाएंगे और उसका जो भी रिजल्ट होगा वो हमारे उस यूजर का टोटल बिल होगा। तो यही काम करने के लिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक फंक्शन की प्रैक्टिस लाइव भी करवा देता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसको मैं कर दूंगा क्लोज। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं टाइप स्क्रिप्ट के ट्रेडिशनल टाइप को यूज करूँ जो कि था नेम टाइप फंक्शंस, जिसके लिए सबसे पहले हम लोग फंक्शन के कीवर्ड को लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का नाम। तो मैं इसका नाम रखना चाहता हूं कैलकुलेट टोटल प्राइस। ठीक है। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स। अब राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मुझे कितने पैरामीटर्स बनाने हैं? सबसे पहले तो मैं उस आइटम की प्राइस, और फिर उसके बाद क्वांटिटी, और फिर उसके बाद शिपिंग प्राइस। तो मैं यहाँ पर 3 पैरामीटर्स बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर एक पैरामीटर बनाता हूँ प्राइस के नाम का। उसके बाद मुझे एक और पैरामीटर बनाना है, तो मैं इनको सेपरेट किससे करूंगा? कॉमा से। अब एक और मैं पैरामीटर बना देता हूँ क्वांटिटी के नाम का। तो मैं दोबारा से कॉमा लगाऊंगा और स्पेस देकर शिपिंग कॉस्ट। ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पर अपने 3 पैरामीटर्स बना लिए। अब उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स एंटर करूंगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? अपना ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन करते हैं, यानी जो भी टास्क हमें परफॉर्म करवाना है अपने इस फंक्शन के थ्रू वो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको क्या बोलूंगा? सबसे पहले तो एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लेट, उसका मैं नाम रखूंगा टोटल प्राइस इज इक्वल्स टू, मैं सबसे पहले तो उस प्रोडक्ट की जो भी उसने सेलेक्ट की होगी उसकी प्राइस में यहाँ से चेक करूंगा, और वो प्राइस कहाँ पर सेव होगी? इस वाले पैरामीटर के अंदर। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर इसको पेस्ट करूंगा। अब मुझे उसकी क्वांटिटी चेक करनी होगी कि उसने इस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बाय की है। तो क्वांटिटी के लिए भी मैंने यहाँ पर एक पैरामीटर बनाया हुआ था, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा। अब यहाँ पर और अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी प्राइस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्वांटिटी से। मिसाल के तौर पे एक वॉच की प्राइस है 2000। अब उसने अगर एक ही वो वॉच बाय की है तो हमारे क्वांटिटी के अंदर 1 लिखा हुआ होगा। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 2000। 2000 ना टोटल प्राइस हमारी यही हो गई। लेकिन अगर उसने 2 वॉचेस बाय की हैं तो हमारी क्वांटिटी के अंदर क्या वैल्यू सेव होगी? 2 की। तो यहां पर अब क्या हुआ? 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4000। तो जितनी भी हमारी क्वांटिटी सिलेक्ट हुई होगी ये क्या करेगा? उसको मल्टीप्लाई कर देगा प्राइस से, ताकि हमें टोटल प्राइस पता चल जाएगी। तो यहाँ पर तो मैंने टोटल प्राइस मालूम कर लिया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा? नीचे आकर लेट एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा टोटल विद शिपिंग इज इक्वल्स टू, तो हम लोग क्या करेंगे? टोटल प्राइस के अंदर शिपिंग कॉस्ट भी प्लस करेंगे। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर तो हमारी टोटल प्राइस है, मतलब अगर उसने एक वॉच ली है तो एक वॉच की प्राइस होगी, अगर दो ली है तो दो वॉच की प्राइसेस होंगी। जितनी भी उसने वॉचेस ली हैं या कोई भी चीज उसने ली है जो भी उसकी प्राइस होगी, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, इस वाले वेरिएबल को यहाँ पर पेस्ट करूंगा। अगर किसी कस्टमर के ऊपर शिपिंग कॉस्ट लगती है तो तुम टोटल प्राइस के साथ साथ शिपिंग कॉस्ट को भी प्लस करो, और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू तुम टोटल विद शिपिंग वाले वेरिएबल के अंदर सेव कर देना। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा? इस वाले पैरामीटर को सेव करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? दोनों प्राइसेस को अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर सेव कर दिया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है? console डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट्स बैकटिक्स योर बिल अमाउंट, उसके बाद इज इक्वल्स टू डॉलर का साइन कर्ली ब्रैकेट्स टोटल विथ शिपिंग वाले वेरिएबल को उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक हो गया, क्योंकि यही हमारी फाइनल प्राइस होगी। अगर किसी की शिपिंग होगी तो शिपिंग को प्लस कर देगा, अगर नहीं होगी मतलब जीरो होगी तो टोटल प्राइस के अंदर अगर हम लोग जीरो प्लस करें तो वो सेम ही रहेगी। तो तभी मैंने यहाँ पर अपने इस वाले वेरिएबल को उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग ने कैलकुलेट टोटल प्राइस वाला पूरा का पूरा फंक्शन बना दिया है। अब जब हम लोग फंक्शन बना देते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर मैं कमेंट्स भी बना देता हूँ, क्रिएटिंग अ फंक्शन टू कैलकुलेट टोटल प्राइस। मैंने यहाँ पर कमेंट भी बना दिया। उसके बाद अब मैं यहाँ पर क्या करवा रहा हूँ? इन्वोक करवा रहा हूँ, या फिर मैं लिख देता हूँ कॉलिंग अ फंक्शन। ठीक है। उसके बाद फंक्शन को कॉल किस तरह से हम लोग करवाते हैं? फंक्शन का नाम, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, इतना बड़ा फंक्शन का नाम लिखा हुआ था कैलकुलेट टोटल प्राइस। खैर कोई बात नहीं, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। लेकिन देखिए मैंने बड़ा तो लिखा है लेकिन एक मीनिंगफुल नाम लिखा है ना। सिर्फ इस नाम को देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर क्या काम हो रहा है।
जैसे कि कैलकुलेट टोटल प्राइस, आपको पता चल जाएगा 80% कि इसके अंदर टोटल प्राइस की कैलकुलेशन हो रही है। तो तभी मैंने आपको कहा था अपने फंक्शंस का हमेशा कोई मीनिंगफुल नाम रखा करें। खैर होती है, अगर नाम थोड़ा सा बड़ा हो गया तो क्या हो गया, कोई इश्यू थोड़ी ना है। हमारा अपना कोड है, हमारी मर्जी है हम जितना भी बड़ा नाम रखें। खैर, तो हम लोग कहाँ थे, अपने फंक्शन को कॉल करवा रहे थे, फंक्शन का नाम लिख दिया, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स। अब मुझे यहाँ पर कितनी आर्गुमेंट्स की वैल्यू पास करनी होंगी, 3 आर्गुमेंट्स की। सबसे पहले प्राइस, मेरा एक कस्टमर है, उसने 2,000 रुपये वाली वॉच बाय की है, उसके बाद कॉमा, और उसने 3 वॉचेस बाय की हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद उसकी शिपिंग कॉस्ट है 0। तो कराची वाले कस्टमर्स के लिए कोई भी शिपिंग कॉस्ट नहीं होती, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने एक बार फंक्शन कॉल करवा दिया, तो मैं यहाँ पर एक और बार इसी फंक्शन को कॉल करवाता हूँ। दोबारा से इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दूंगा, राउंड ब्रैकेट्स। अब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई एक और मेरा कस्टमर आया है, उसने 5,000 वाली एक वॉच ली है। तो यहाँ पर आप लोग ने सीक्वेंस का ख्याल रखना है, पहले आपने प्राइस, फिर उसके बाद क्वांटिटी, और फिर उसके बाद शिपिंग कॉस्ट। जिस सीक्वेंस में आपने पैरामीटर्स बनाए होते हैं, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में हमें आर्गुमेंट्स यानी वैल्यूज भी पास करनी होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने प्राइस लिख दी, उसके बाद क्वांटिटी, मेरे इस यूजर ने सिर्फ एक ही वॉच ली है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा। उसके बाद 500 रुपीज शिपिंग कॉस्ट यानी डिलीवरी चार्जेस लूंगा, और उसके बाद सेमीकोलन। यहां पर मैंने अपने सेम फंक्शंस को दो अलग अलग आर्गुमेंट्स यानी दो अलग अलग वैल्यूज के साथ कॉल करवा दिया, और इन दोनों की जो टोटल प्राइस कैलकुलेट होगी वो भी अलग अलग होगी। तो चलें जल्दी से चलकर इसको रन करते हैं, 10 मिनट में आऊंगा। क्या करते हैं हम लोग, TSC main.ts एंटर, उसके बाद node main.js एंटर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं योर बिल अमाउंट इज 6,000, और उसके बाद जो मेरा सेकंड कस्टमर था, योर बिल अमाउंट इज 5,500। ये 6,000 क्यों आया है, तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज करता हूँ 2 मिनट के लिए। यहाँ पर देखें जो सबसे पहला वाला जो हमारा बिल आया वो कितना आया, 6,000 ना। क्यों आया, यहाँ पर तो मैंने प्राइस 2,000 लिखी थी, लेकिन उसके बाद मैंने इसको बताया कि भाई उसने 2,000 वाली 3 वॉचेस बाय की हैं, मतलब उसकी क्वांटिटी 3 है। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 6,000। तो तभी यहाँ पर इसने मुझे 6,000, क्योंकि इसकी शिपिंग कॉस्ट थी 0, तो इसने कोई भी शिपिंग कॉस्ट उसकी ऐड नहीं की। उसके बाद जो सेकंड कस्टमर था मेरा, जो कि लाहौर से था, उसने एक ही वॉच बाय की जो कि थी 5,000 की, उसकी क्वांटिटी एक ही थी। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 5,000। लेकिन हम लोगों ने उसके बिल के अंदर 500 के डिलीवरी चार्जेस भी प्लस किए थे, तो तभी यहाँ पर उसका जो टोटल बिल बना वो बना 5,500। तो अगर मैं ये काम फंक्शन के थ्रू नहीं करवाता तो मैं क्या करता, ये सारा का सारा काम सबसे पहले यहाँ पर इस वाले कस्टमर के लिए करता, फिर उसके बाद दोबारा से ये सारा का सारा काम इस वाले कस्टमर के लिए, और फिर इसी तरह से अगर मेरे 100 कस्टमर होते तो ये मैं बार बार ये सारा का सारा काम थोड़ी ना करता। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, मुझे पता था कि ये वाला काम, ये वाला टास्क मेरी वेबसाइट या एप्लीकेशन रिपीटिवली परफॉर्म हो रहा होगा, मतलब काफी सारे कस्टमर्स आ रहे होंगे और अलग अलग प्राइस की अलग अलग क्वांटिटीज। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया जो कि हमारे कस्टमर्स की टोटल बिलिंग प्राइस कैलकुलेट कर रहा है। तो दोस्तों ये थी एक रियल लाइफ एग्जांपल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग बिल जनरेट करवा सकता हूँ इस फंक्शन के थ्रू। तो मैं आप लोगों से भी कहूंगा ये जो मैंने फंक्शन बनाया आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करें, एक बार अपने कंप्यूटर के ऊपर इसको रन करें, इसका कोड बनाएं, और साथ ही साथ अपने दिमाग में आप लोग भी एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचें और कौन सा ऐसा काम हो सकता है जिसको हम लोग अपने फंक्शंस के थ्रू करवा सकते हैं और बार बार इतना सारा कोड लिखने से हम लोग बच सकते हैं। तो मैं आप सबको कहूंगा कि आप लोग इसको एक टास्क समझ के करें। यहाँ पर जैसा कि लास्ट वाले पॉइंट में था, यू कैन यूज द सेम कोड विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स टू प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स। तो इसकी मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको बना के दिखा दी कि किस तरह से हम लोग डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स यानी डिफरेंट वैल्यूज अपने फंक्शंस को देकर अलग अलग रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चलें गाइज, यहाँ पर हम लोग का फंक्शंस का टॉपिक एंड होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये फंक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई इश्यू आ रहा हो या कोई बात समझ में ना आई हो तो मुझे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग आपके उस कॉन्सेप्ट को जो कि आपको क्लियर नहीं हुआ है हम उसको दोबारा से डिटेल के अंदर डिफाइन कर सकें। तो चलिए गाइज, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को इस 1 साल के कोर्स की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।